डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सबरीमाला केस से जुड़े बड़े संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, मंदिरों में भेदभाव से हिंदू धर्म को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने कहा, राज्य को अधिकार है कि वह मंदिरों को सभी के लिए खोल सके। सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू के खिलाफ सीबीआई जांच का दिया निर्देश। परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों को ठेके देने का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की याचिका खारिज की। कहा, अडानी की समाधान योजना पर फिलहाल रोक नहीं, पहले एनसीएलटी वेदांत की याचिका पर करेगा सुनवाई। ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ के कारण वीरेंद्र सिंह की आवाज पहचानने में मुश्किल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। कहा, वीरेंद्र सिंह की आवाज का नमूना लेकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाए। महाभियोग का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा। कैशकांड से जुड़ा है जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम। महाभियोग के तहत जांच समिति कर रही है जांच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। आप अपने लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके भी हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। RWA से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद शालिनी जी। नवीन पांडे जी आपको RWA से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी के पास और आपसे जानेंगे कि RWA क्या होता है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या है। नवीन जी। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम RWA कहते हैं जी, आमतौर पर ये एक गैर लाभकारी संगठन होता है जिसमें किसी इलाके के निवासी जो निवासी होते हैं वे सदस्य बनते हैं। RWA का मुख्य उद्देश्य होता है जिस किसी भी कॉलोनी या सोसाइटी के अंदर इसको बनाया जाता है वहां की मेंटेनेंस, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, पानी, बिजली, सड़क, इस प्रकार की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका प्रबंधन करना, निवासियों के समस्याओं को स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाना जी, और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित करना, जैसे कि इवेंट्स हो गए, त्योहार और इस प्रकार के दूसरे सामुदायिक आयोजन हो गए, इन सबको करना। जहां तक कानूनी परिभाषा की बात आती है तो भारत में RWA की कोई यूनिफॉर्म परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो RWA होते हैं या तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराए जाते हैं जी, या फिर राज्य विशेष के अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत, जैसे कि दिल्ली में दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट है। जी, तो ऐसे कानून होते हैं जिनके तहत इनको रजिस्टर कराया जाता है। कानूनी रूप से देखा जाए तो RWA जो है इसको एक सोसाइटी या एसोसिएशन ऑफ पर्संस माना जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद में इसकी एक अपनी अलग कानूनी पहचान होती है। एसोसिएशन के नाम पे बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, संपत्ति रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर RWA जो है उसके ऊपर मुकदमा भी किया जा सकता है और RWA भी मुकदमे दायर कर सकती है। RWA के जो अधिकार होते हैं वे होते हैं मेंटेनेंस चार्ज वसूल करना सदस्यों से, जो संगठन है
उसके सदस्यों के लिए नियम बनाना यानी कि बाइलॉज बनाना जी या आम सुविधाएं जो है उनके उपयोग को नियंत्रित करना। इसके अलावा इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं कि जो भी हिसाब किताब है उसको पारदर्शी रखें, सदस्यों के हितों की रक्षा करें और सरकारी नियमों का पालन करना। तो ये मुख्य रूप से आरडब्ल्यू होता है और इसकी क्रियाकलाप होती है। जी। इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरडब्ल्यूए का गठन कब होना चाहिए? जी। देखिए, आरडब्ल्यू का गठन आमतौर पर तब होना चाहिए जब भी किसी आवासीय कॉलोनी, सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अपने सामूहिक हितों के लिए एक संगठित निकाय बनाना चाहते हैं। जी अ, जो परिस्थितियां हैं जिनके तहत सोसाइटी तो निश्चित तौर पर रजिस्टर करनी ही चाहिए, वो उन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली, जब सोसाइटी में पर्याप्त लोग बस जाएं। जी आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई कॉलोनी बसाई जाती है, कोई बिल्डर वहां पर आता है, काम शुरू करता है ना? जी या अपार्टमेंट यदि बन रहा हो तो वहां भी बिल्डर काम शुरू करता है और धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो जाता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब करीब करीब 50% लोग अपने फ्लैट या प्लॉट में रहने के लिए आ जाते हैं, जी तो ये सही समय होता है जब आरडब्ल्यू का गठन कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिस समय पे बिल्डर या डेवलपर हैंडओवर करता है जी पूरे प्रोजेक्ट को, तो वो भी एक उचित समय होता है जब आरडब्ल्यू का गठन कर दिया जाना चाहिए। यदि इन दो स्थितियों में यानी कि 50% लोगों के आ जाने के बाद भी यदि आरडब्ल्यू का गठन नहीं हुआ जी या बिल्डर डेवलपर ने जब हैंडओवर दिया उस समय भी यदि आरडब्ल्यू का गठन नहीं किया गया है, तो कम से कम जब सामूहिक समस्याएं बढ़ने लगे, जब वे सामने आने लगे, तो उस समय उन मुद्दों को सुलझाने के लिए और उनका बेहतर प्रबंधन करने के लिए आरडब्ल्यू का गठन कर लेना उचित होता है। जैसे कि सुरक्षा से संबंधित समस्या आ रही हो, साफ सफाई, पानी, बिजली, पार्किंग इत्यादि जैसे मुद्दे हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति के हस्तक्षेप से ये सब समस्याएं जो है इनका समाधान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि पहले संगठन आरडब्ल्यू का गठन कर लिया जाए जी और सामूहिक रूप से इसका समाधान ढूंढने का और समाधान के प्रति कार्य करने का प्रयास किया जाए। जी इसके अलावा जब भी कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्य हम करवाना चाहते हैं, है ना, जैसे सरकारी विभागों के साथ में संपर्क करना हुआ जी या सुविधाओं के प्रबंधन के लिए या फंड इकट्ठा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्यक्ति विशेष के अप्रोच करने से बेहतर होता है कि वहां पर आरडब्ल्यू आगे जाए और वो इन प्रशासनिक या कानूनी कार्यों के लिए एकत्रित होकर के जाए। तो एकत्रित होकर के जाने के लिए भी आवश्यक है कि कम से कम इस स्टेज पर भी आरडब्ल्यू का गठन कर लिया जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब भी निवासियों को लगे जी कि व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से काम करना ज्यादा प्रभावी होगा, तभी उचित समय है आरडब्ल्यू का गठन करने के लिए और अपने हितों को सुरक्षित करने। जी। इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरडब्ल्यूए बनाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, आरडब्ल्यू बनाना किसी भी सोसाइटी या मोहल्ले के निवासियों का एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि औपचारिक संगठन तैयार करने जैसा होता है, जो कि स्थानीय समस्याओं को मिलकर संभालता है। अब आरडब्ल्यू बनाने की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, तो ज्यादातर सोसाइटी मतलब ज्यादातर आरडब्ल्यू जो है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर होती है या फिर जो भी संबंधित राज्य है वहां पर जो भी सोसाइटी कानून या अपार्टमेंट ओनर्स कानून जो भी लागू है उसके तहत रजिस्टर कराई जाती है। अब प्रक्रिया की यदि बात करें तो सबसे पहले तो एक कोर ग्रुप बनाना होता है, तो जिसमें 7 से 10 लोग कम से कम इकट्ठा होते हैं और ये लोग सोसाइटी या फिर उस एरिया के निवासी होने चाहिए, है ना, जिसके हितों की रक्षा के लिए आरडब्ल्यू बनाना है।
जी ऐसे जो कोर ग्रुप के शुरुआती मेंबर्स होते हैं 7 से 10 लोग, इनको फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाता है। जब फाउंडिंग मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, कोर ग्रुप बना लिया जाता है, इसके बाद में जो अगला कार्य होता है वो होता है आरडब्ल्यूए का नाम तय करना। यहाँ पर सलाह दी जाती है कि नाम हमेशा यूनिक रखना चाहिए और रजिस्ट्रार के यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए कि जो नाम प्रस्तावित किया जा रहे हैं कहीं इस नाम की कोई और आरडब्ल्यू तो रजिस्टर्ड नहीं है पहले से। तो यूनिक नाम चुने जाने के बाद में जो आरडब्ल्यू के उद्देश्य हैं उनको तय किया जाना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी होता है कि जो भी आरडब्ल्यू के उद्देश्य हैं जैसे साफ सफाई, जी मेंटेनेंस, सुरक्षा, पानी, बिजली की व्यवस्था, इन सबको कागज पर लिखा जाना चाहिए कि आरडब्ल्यू के गठन के बाद में किन किन उद्देश्यों के लिए वह कार्य करेगा। इसके बाद में होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बनाया जाना, जिसके तहत जिस दस्तावेज में आपको आरडब्ल्यूए का नाम, उसका पता, जो सदस्य हैं उनके डिटेल्स और उनके हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। इसके बाद में सदस्यों को जो कोर ग्रुप बनाया गया है ये सब मिलकर और बाकी अन्य सदस्यों के साथ में नियमावली तैयार करते हैं, जिसके अंदर मेंबरशिप से संबंधित नियम, मीटिंग किस प्रकार से होगी, फंड्स का इस्तेमाल किस प्रकार होगा, जी जो कार्यकारिणी है उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारे नियम जो है नियमावली के अंदर लिखे जाने चाहिए और इस प्रकार से नियमावली तैयार की जाती जी है। जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू होता है। यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जी उनके पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और यदि आरडब्ल्यूए का जो ऑफिस है वो किसी रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो उस प्रीमाइसेस के मकान मालिक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो ये सारे दस्तावेज इकट्ठा करने होते हैं और इनके साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बाईलॉज, ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लगा करके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाता है रजिस्ट्रार के समक्ष। इसके बाद में रजिस्ट्रार जो है सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद में यदि सब कुछ ठीक पाया जाता है तब रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं और इसके बाद में आपकी आरडब्ल्यू जो है वो एक कानूनी संस्था बन जाती है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आरडब्ल्यू के नाम पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सदस्य बनाना शुरू कर सकते हैं जी और नियमित रूप से मीटिंग वगैरह कर सकते हैं और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उस पर भी काम शुरू कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। जी आज हम बात कर रहे हैं आरडब्ल्यूए से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में, जिस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मसले आरडब्ल्यूए के दायरे से बाहर हैं। जी देखिए, आरडब्ल्यूए का जो क्रियाकलाप होता है जी इसके अंदर आमतौर पर जो भी उस सोसाइटी या कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हैं, ऐसे निवासियों के रोजमर्रा के मुद्दों को संभालना यहाँ तक ही सीमित होता है। अब बहुत सारे मामले ऐसे हो सकते हैं जो सोसाइटी या कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों से संबंधित हो सकते हैं, जी लेकिन आरडब्ल्यूए के कार्य क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं। जैसे कि आपराधिक मामले सोसाइटी के अंदर, बेशक सोसाइटी के अंदर चोरी हो, मारपीट हो, धमकी का मामला हो या घरेलू हिंसा जैसे मामले हो, तो सोसाइटी या कॉलोनी के अंदर होने के बावजूद भी ये आरडब्ल्यूए के न्याय क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। यहाँ पर क्योंकि आपराधिक मामले के रूप में इनको देखा जाता है, जी तो इसलिए इनसे डील करने के लिए जो है वो पुलिस उचित ये है जो कि इन मामलों के बारे में कार्य कर सकती है। जी यहाँ पर आरडब्ल्यूए का कोई रोल नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि कोई कानूनी विवाद हो, जैसे कि
झगड़ा हो, जी, किराएदार और मालिक के बीच में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाए, जी, तो ऐसे मामले वकील और न्यायालय के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, ना कि आरडब्ल्यूए को हस्तक्षेप करना चाहिए। जी, साथ ही साथ यदि सरकारी नीतियां या सरकारी नियमों से संबंधित कोई मामला हो, जैसे टैक्स या सरकारी सब्सिडी, बिलिंग सिस्टम, नगर निगम से संबंधित कोई समस्या जी, या किसी सरकारी विभाग से जुड़ा कोई मुद्दा, जब तक कि ये विशेष रूप से वहाँ के रेजिडेंट से संबंधित ना हो, जी, है ना? किसी का व्यक्तिगत मामला यदि होता है, तो व्यक्तिगत मामला होने पर ये आरडब्ल्यूए के कार्य क्षेत्र से बाहर माना जाता है। लेकिन यदि इसका प्रभाव आरडब्ल्यूए के ऊपर पड़ रहा है, तो सिर्फ उसी परिस्थिति में आरडब्ल्यूए इन मामलों को अपने हाथ में लेकर के कार्यवाही कर सकती है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के निजी जीवन के फैसले हों, मान लेते हैं किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है, जी, जब तक कि किसी कानून का उल्लंघन ना हो रहा हो या आरडब्ल्यूए के नियमावली का उल्लंघन ना हो रहा हो, तब तक आरडब्ल्यूए इन मुद्दों को नहीं छेड़ सकती या इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। साथ ही साथ यदि व्यक्तिगत रिश्ते या फैमिली मैटर्स हों, तो वहां भी आरडब्ल्यूए को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्दे होते हैं, जी, जैसे सड़क हो गया, सीवर लाइन हो गया, बिजली का ग्रिड, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार के कार्य क्षेत्र की बातें होती हैं। तो वहां भी आरडब्ल्यूए को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी या विभाग है, वही कार्य कर सकता है इन मुद्दों पर। जी, इसके अलावा यदि सोसाइटी के बाहर की कोई समस्या है, जी, जैसे कॉलोनी के बाहर ट्रैफिक की समस्या हो या बाजार से संबंधित समस्या हो या पब्लिक स्पेस से संबंधित कोई विवाद हो, जी, तो उनमें भी आरडब्ल्यू हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आरडब्ल्यू का जो कार्य क्षेत्र है, जी, वो सख्त तौर पर जो जिस क्षेत्र या जिस रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए बनाया गया है आरडब्ल्यू, उसके अंदर की समस्याओं के लिए ही केवल होता है। उससे बाहर बिल्कुल भी आरडब्ल्यू कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी। नवीन जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरडब्ल्यूए के कितने तरह के होते हैं? अगर मतलब इसका कोई प्रकार है तो कि कितने तरह के होते हैं आरडब्ल्यूए? देखिए, अलग अलग कानूनों के तहत रजिस्टर होने की वजह से जो आरडब्ल्यू होते हैं, जी, है ना, ये किस कानून के तहत रजिस्टर हो रहे हैं उसके हिसाब से भी अलग हो सकते हैं। इनका जो आकार होता है, उसके आधार पर भी इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी संरचना या फिर जो कार्य है, जी, उनके आधार पर भी इनको अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के आधार पर। जी, तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के आधार पर दो नहीं, तीन प्रकार की सोसाइटी हो सकती हैं। पहला वो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जिसका गठन किया गया हो, जी, है ना, जो कि सबसे आम प्रकार की आरडब्ल्यूए होती है, क्योंकि ज्यादातर जो आरडब्ल्यूए होती हैं, जी, उनको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही रजिस्टर कराया जा सकता है, मतलब कराया जाता है। जी, इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में जो आरडब्ल्यू है, उसके बारे में दिशा निर्देश होते हैं कि जो भी आरडब्ल्यू होगा, है ना, जी, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए, तो उसको जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आरडब्ल्यू के तौर पर रजिस्टर ना करा के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी कि एओए के तौर पे रजिस्टर कराना होता है। जी, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रावधान है कि जो भी हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, जी, उसके लिए जो भी आरडब्ल्यू बनाई जाती है, उसको अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट के तहत ही रजिस्टर कराना होता है। तो वहां पर आरडब्ल्यू ना होकर के एओए रजिस्टर कराना होता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है ना, तो जहां पर पूरी सोसाइटी सहकारी मॉडल पर चलती है जी, ना, तो
वहां पर जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। तो ये किस कानून के तहत रजिस्टर कराया जाता है ना, उसके आधार पर ये 3 प्रकार हो गए। अब संरचना के आधार पर देखा जाए जी तो कई आरडब्ल्यू होती है जो कि एकल कॉलोनी के लिए ही कार्य करती है या किसी छोटे से क्षेत्र के लिए ही कार्य करती है। जी इनको सिंगल कॉलोनी आरडब्ल्यू कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि कई सारे छोटे छोटे आरडब्ल्यू मिल करके एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू, जहां पर कुछ बड़े मसलों के लिए, है ना, कई आरडब्ल्यू इकट्ठे होकर के एक साथ पे सरकारी विभागों के साथ में मेल मिलाप करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। इसी तरह से कार्य के आधार पर यदि देखा जाए तो कुछ आरडब्ल्यू होती है जो कि मेंटेनेंस फोकस्ड आरडब्ल्यू की श्रेणी में आती है। जी इनका कार्य होता है साफ सफाई, सिक्योरिटी, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं पर इनका ध्यान केंद्रित होता है। वही दूसरी ओर रिप्रेजेंटेशन आरडब्ल्यू होता है जो कि सरकारी विभागों जैसे कि नगर निगम, पुलिस इत्यादि से बातचीत करके समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तीसरा प्रकार इसमें होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट आरडब्ल्यू, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, फेस्टिवल्स आयोजित करना या फिर कोई सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करना। जी इसी प्रकार से कानूनी स्थिति के आधार पर भी 2 अलग तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका रजिस्टर्ड आरडब्ल्यू, जिसको आपने किसी न किसी कानून के तहत रजिस्टर करा रखा है। जी तो ऐसे आरडब्ल्यू को कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। इसके बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, फंड्स वगैरह ये रख सकते हैं, है ना, और उनका संचालन कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ एक होते हैं अनरजिस्टर्ड आरडब्ल्यू। ये एक अनौपचारिक ग्रुप होता है जिनकी कानूनी शक्तियां जो है वो बहुत ही सीमित होती हैं। ना तो इनके पास में कोई बैंक अकाउंट रखने का कानूनी अधिकार होता है, जी ना ही फंड्स को मैनेज करने का कोई अधिकार इनके पास में होता है। अगर ये कर भी रहे हैं तो उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के आरडब्ल्यू हो सकते हैं। जी नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।